प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मॉड्यूल आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसी मॉड्यूल में ये एक्सरसाइज 1 होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो एक्सरसाइज 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पढ़ा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग काफी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सारे बच्चों को यहाँ पे हेडिंग डालनी है एक्सरसाइज 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों, अमूमन आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे क्लास 11th का ही चैप्टर होता है, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है क्लास 10th में। क्योंकि क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और कहा जाता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो भैया इसके अगर रियल रूट्स हैं तो दैट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब, कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें 3 केसेस बनते हैं। हो सकता है इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकता है इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये ग्रेटर देन 0 होता है। यदि मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है और इक्वल है, तो ऐसे केस में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। और यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं रियल है, नहीं डिस्टिंक्ट है, नहीं इक्वल है, तो ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। तो नॉन रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, यहीं से चालू होता है चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो नॉन रियल रूट्स को हम लोग इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। और बच्चों, आपको इमेजिनरी रूट्स कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो लेस देन 0 होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तो ऐसे केस में हम कहते हैं इस इक्वेशन के जो है नॉन रियल रूट्स होते हैं। और प्यारे बच्चों, आज के बाद आपको पता हो जाना चाहिए कि जो नॉन रियल रूट्स होते हैं, तो नॉन रियल रूट्स के लिए ये जो योगदान होता है वो इस थर्ड वाली कंडीशन का होता है। इस थर्ड वाली कंडीशन की वजह से ही आपको नॉन रियल रूट्स जनरेट करके दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको उसके रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बना दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यदि बच्चों अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कहोगे सर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हमने कहा बेटा ये फैक्टराइज हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि फैक्टराइज अगर होती तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन इसमें नहीं लग पाएगी, क्योंकि इसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, जो भी निकल के आती है। सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों इसका -3 आया है, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, यानी इस इक्वेशन को आप फैक्टराइज नहीं करेंगे, और अगर इसके रूट्स होंगे भी तो वो नॉन रियल रूट्स होंगे। तो बच्चों, रूट्स निकालते कैसे हैं? रूट्स निकालने के लिए धराचार्य फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों, इसको पंडित जी धराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। जो लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते वो इस धराचार्य फॉर्मूले को यूज करके उसके रूट्स निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप रूट्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। बी की जगह 1
और बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों आप पहले ही इवेल्युएट कर चुके हैं। जब आप उसको रखेंगे तो रूट के अंदर -3 आएगा। अब बच्चों सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कि रूट के अंदर अगर कभी भी -3 होता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर -3 देखते ही हम उसको कहते हैं कि भैया ये डिफाइंड नहीं है। क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होती है वो हमेशा या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, लेस देन 0 नहीं हो सकती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप नॉन रियल रूट्स निकाल लेना, इसलिए वो तभी निकल पाएंगे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव हो। तो तुम कहोगे सर इस समस्या का हल कैसे होगा कि रूट ऑफ -3 को हम कैसे सॉल्व करें। तो हमने कहा बेटा इसी समस्या को हल करने के लिए इस चैप्टर का जन्म हुआ है। इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस व्यक्ति ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर बनाया था उसने एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप जनरेट कर दिया कि भैया जो आई होता है उसको आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 एज्यूम कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसा एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप क्रिएट किया गया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है उसको आप आई से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे रूट के अंदर अगर मान लो -3, मान लो रूट के अंदर क्या है, -3 है, तो प्यारे बच्चों उसको आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 इंटू -1। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू रूट ऑफ -1। और बच्चों रूट ऑफ -1 को हम लोग लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं, आई। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ऊपर वाली कहानी चल रही थी, यानी कि जो रूट के अंदर -3 है, उसको आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट -3 को आप क्या लिखेंगे आज के बाद, √3i। क्या लिखेंगे, √3i। तो बच्चों इस तरह के आपके दो रूट्स निकल करके आए हैं। और अगर आप इसको इंडिविजुअल लिखना चाहें तो पहला रूट है बच्चों -1 प्लस √3i/2 और दूसरा रूट है -1 माइनस √3i/2। तो प्यारे बच्चों आपने पहली बार देखा कि किसी भी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स किस तरह से निकालते हैं, मतलब इन्हीं को ही हम लोग बच्चों नॉन रियल रूट्स कहते हैं। यानी कि आज के बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो आप क्लास 10th तक तो यही कहते हो कि भैया उसके नॉन रियल रूट्स है, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्लास 11th में पहुंचते ही आपको एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप मिल जाता है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। तो बच्चों इसी को ही हम लोग कहते हैं कि यहां से जन्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। और रूट के अंदर जो -3 है उसको 3 इंटू -1 लिख के रूट ऑफ -1 को आई लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको ये रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भैया ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, कि √3i क्या होता है, √3i होता है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान। तो बच्चों यहीं से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसके बाद बच्चों कई तरह के डिफाइनिंग रिलेशनशिप बन जाते हैं। जैसे बच्चों आपने क्या देखा कि आई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। मैंने कहा इसमें स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों जैसे ही वो स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा I² इक्वल टू -1। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई I³ क्या होगा, तो तुमने कहा सर I³ होगा I² इंटू आई। और I² क्या है, -1, तो -1 इंटू आई विच इज -i। फिर मैंने पूछा I⁴ क्या होगा, तो तुमने कहा सर इसको I² इंटू I² लिख सकते हैं और -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। फिर मैंने पूछा I⁵ क्या होगा, तो तुमने कहा सर I⁵ को I⁴ इंटू आई लिख सकते हैं। I⁴ 1 होगा, 1 इंटू आई हो जाएगा। सर I⁶ क्या होगा, सर I⁵ I⁵ इंटू आई होगा। I⁵ कितना, आई इंटू आई² होके फिर -1 हो जाएगा। I⁵ क्या होगा, होंगे सर I⁵ इंटू आई होगा, यानी कि -i होगा। I⁵ क्या होगा, तो तुम कहोगे सर वो I⁵ इंटू आई होगा, यानी -i इंटू आई² खुद माइनस छोड़ेगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह के आप डिफरेंट आई की वैल्यूज निकाल सकते हो, मतलब आई की कोई भी पावर हो वो एक सिमेट्री को भी फॉलो करती है। अगर आप उस सिमेट्री को भी समझना चाहें तो वो सिमेट्री आपको दिखाई देने लगेगी। क्या सिमेट्री है कि आई की पावर में अगर 4 के मल्टीपल्स आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ध्यान से देखो बच्चों, आई की पावर में अगर 4 के मल्टीपल्स आते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आई की पावर कोई आपसे पूछ ले 4 के +1 क्या होगा, तुम कहोगे सर I⁴ के +1 का मतलब
मतलब 4 से डिविजिबल प्लस 1 रिमाइंडर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो तुम कहोगे सर इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, हम इसको आई की पावर 4 के इंटू आई लिख देंगे ब्रेक करके, आई की पावर 4 के 1 होता है तो ये आई हो जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आई की पावर 4 के प्लस 1 क्या होगा? आई होगा। देखो आई की पावर 5 क्या, आई की पावर 5 भी आई की पावर 4 के प्लस 1 टाइप का ही है। और मैं आपसे पूछूं यदि कि आई की पावर 4 के प्लस 2 क्या होगा, तो आप सोच के हमको बताइए क्या होगा। इसको बच्चों लिखेंगे आई की पावर 4 के इंटू आई स्क्वायर। आई की पावर 4 के होता है 1 और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये बच्चों हो जाएगा -1। आई की पावर 4 के प्लस 3 क्या होगा? ये हो जाएगा आई की पावर 4 के इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 4 के क्या होगा? 1 होगा, और आई की पावर 3 बच्चों अभी मैंने बता दिया था कितना होगा, -आई होगा। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -आई। तो बच्चों आपको एक पैटर्न याद रखना होगा, वो पैटर्न हम बॉक्स में लिख देते हैं ताकि भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप इस पैटर्न को यूज करके सॉल्व कर ले। पैटर्न बच्चों क्या है? पैटर्न ये है कि आई की पावर में 4 के कभी भी आ जाए तो 1 होगा, आई की पावर में 4 के प्लस 1 आ जाए तो वो आई होगा, आई की पावर में 4 के प्लस 2 आ जाए तो -1 होगा, और आई की पावर में 4 के प्लस 3 आ जाए तो वो -आई। तो बच्चों ये पैटर्न आपको याद रखना होगा, अगर आप इस पैटर्न को याद रख ले जाते हैं तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो प्यारे बच्चों से आपको नजरअंदाज नहीं रखना है, आज के बाद आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने पड़ेंगे, और यदि आप कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने की बिल्कुल आदत पड़ जाए कि भैया हम कॉम्प्लेक्स रूट्स को किस तरह से निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने का मेथड क्लियर हो गया है। चलिए ठीक है, अब बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा तविशी तुमको कोई इसमें पूछना है क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, तुमने बेटा होमवर्क सेंड नहीं किया है अभी? सर कर जी। चलो ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। जितने भी बच्चे लाइव क्लास में बैठे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को करने का प्रयास करेंगे, और आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या है, वो भी हमसे पहले। ये बच्चों आपका हो गया पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों आपके पास ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? आपको पास लिखा है आई की पावर n, आई की पावर n+1, आई की पावर n+2, आई की पावर n+3। तो प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी क्लास 11th का ही क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई भी निकाल सकता है। अभी तो ये फिलहाल प्रूविंग का क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू 0 आएगी। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको लिख दीजिए आई की पावर n, आई की पावर n इंटू आई लिख दीजिए आई की पावर n+1 को, आई की पावर n+2 को आई की पावर n इंटू आई स्क्वायर लिख दीजिए, इसको आई की पावर n इंटू आई की पावर 3 लिख दीजिए। अब बच्चों जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये आई की पावर n, आई की पावर n, आई की पावर n, आई की पावर n सब में क्या है? कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। अंदर बच्चों बचा 1 + i स्क्वायर प्लस आई क्यूब। और बच्चों अभी ये सारी वैल्यूज मैं आपको निकाल के बता चुका हूं कि आई तो आई होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब -i होता है। तो बच्चों अंदर के सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर निकल करके आ जाएगा 0। ये बच्चों पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। पहली बार बच्चों आप लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका एप्लीकेशन देखा है, तो इसको एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। ये बच्चों भी मैंने आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाया है, दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। ये बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ गया दूसरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको करने का पूरा प्रयास करिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है बच्चों समेशन आई की पावर n और आई की पावर n+1, n जा रहा है 1 से लेकर के 30। तो तुम कहोगे सर ये कैसे करें? हमने कहा बेटा कैसे क्या करें, ये तो आपका मन करता है आप कैसे भी करो। कहोगे सर इसमें समेशन लगा है तो समेशन को ब्रेक कर दे। हाँ बिल्कुल ब्रेक कर दो। आई की पावर n में अलग समेशन हो गया, आई की पावर n+1 में अलग समेशन हो गया। n जा रहा है 1 से लेके 13, n जा रहा है 1 से लेकर के 30। n 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? i हो जाएगा,
2 डालोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, 3 डालोगे तो आई क्यूब हो जाएगा, 4 डालोगे तो आई 4 हो जाएगा, 13 डालोगे तो आई की पावर 13 हो जाएगा। तो बच्चों अभी तो मैंने ये पहला समेशन ब्रेक किया है, ये पहला समेशन है जिसमें हमने n की वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक डाली। दूसरा समेशन, अब उसमें हम n1 डालेंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, 2 डालेंगे तो आई क्यूब हो जाएगा, 3 डालेंगे तो आई 4 हो जाएगा, और 13 डालेंगे तो आई की पावर 14 हो जाएगा। तो बच्चों ये पार्ट भी आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये पार्ट आपको क्या कह रहा है, ये भी एक दूसरा समेशन। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक दो मौके हैं, या तो आप अलग अलग सबकी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ पे भी सबकी अलग अलग वैल्यूज प्लेस करें, तो उसमें बच्चों आपका समय चला जाएगा। आप बच्चों अगर ध्यान से देखें तो आपको बताया जाता है कि कभी भी ये पैटर्न हो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये बच्चों क्या होती है, ये होती है एपी। क्या होती है ये एपी। लेकिन बच्चों एपी तो आप जानते ही हो, और एपी का एनथ टर्म भी जानते हो कि एपी का एनथ टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स भी आप जानते हो एपी का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपके मन में आएगा सर ये एपी तो है नहीं, सर ये एपी तो है नहीं, तो ये क्या है सर, ये है जीपी। क्योंकि जीपी कैसे दिखाई देती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे करते करते बच्चों ए आर की पावर n-1, ये होती है बच्चों जीपी। तो बच्चों ये जीपी है, बस आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई जीपी में nth टर्म क्या होता है। जीपी का nth टर्म होता है ए आर की पावर n-1। जीपी कैसे पहचानते हैं, जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो वही रेशियो आना चाहिए जो थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करने पे आ रहा है, वही रेशियो आना चाहिए जो फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करने पे आ रहा है। अगर ये रेशियोज आपस में सेम आ रहे हैं तो उसका मतलब ये सीरीज किसमें बन गई है, जीपी में। और जीपी के एन टर्म्स का सम होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये बच्चों जीपी के एन टर्म्स का सम है। जैसे बच्चों एपी के एन टर्म्स का सम होता है ना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैसे ही बच्चों जीपी के एन टर्म्स का सम होता है। क्या होता है, क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। और बच्चों ये दोनों ही फॉर्मूले जीपी के हैं, ऊपर वाला एपी का है, नीचे वाला जीपी का है। चलिए बच्चों तो आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पे हम जीपी का सम लगाना चाहते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13। तो पहले 13 टर्म्स के लिए हम लगाएंगे। अच्छा ए क्या होता है, ए बच्चों आपका फर्स्ट टर्म है। अगर आप जीपी का फॉर्मूला नहीं जानते तो मैं यहाँ लिख देता हूं कोने में। जीपी के एन टर्म्स का सम होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। चलिए बच्चों अब आपको सोच के बताना है। बताओ बेटा इस एक्सप्रेशन में ए क्या है, बताओ भाई इस एक्सप्रेशन में ए क्या है, आई। आई है। बहुत बढ़िया। इस एक्सप्रेशन में कॉमन रेशियो क्या है, आई। बिल्कुल आई, क्योंकि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आई आएगा। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13। 13। बहुत बढ़िया, क्योंकि 1 से लेके 13 तक 13 टर्म्स हुए। ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये तो बच्चों बहुत बढ़िया लगा दिया आपने। प्लस दूसरा बच्चों अब आपको सोच के फिर से बताना होगा कि दूसरी जीपी का ए क्या है, बताइए। स्क्वायर। आई स्क्वायर। आर क्या है, आर क्या है, कहोगे सर कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो आई क्यूब को जब आई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आई। आई आएगा। तो कॉमन रेशियो कितना है, आई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, 2 से लेके 14 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 13। 13 हुए। ठीक है मैं 13 लिख देता हूँ, -1 अपॉन r-1, r इज आई। ये बच्चों निकल करके आ गया। तो बच्चों अब आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, वैल्यूज पुट कर दीजिए। आई की पावर 13 क्या होगा बच्चों, आई की पावर 13 को क्या लिखेंगे, तो सर आई की पावर 13 को लिख सकते हैं, ये 4 से डिविजिबल है, +1 रिमाइंडर आ रहा है तो उसको सर हम आई लिख सकते हैं।
तो बच्चों i की पावर 13 को जब i लिख दोगे तो i-1 से i-1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो सबको ही क्लियर है ना, क्यों भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। तो बच्चों सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, बताइए, ये सम आपको बताना है, बताइए ये क्या आएगा बच्चों। अब कहोगे सर ये i बचा और ये i² बचा, तो सर i² कितना होता है, -1, तो आंसर कितना हो गया, i-1। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया i-1। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन सफलतापूर्वक आपने कंप्लीट कर दिया है। क्लास खत्म होने पर मैं इनके आंसर्स भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप आंसर भी टैली करके इन क्वेश्चंस को दोबारा भी करना होता है। तो बस फर्क ये है बच्चों कि हम लोग पहले आई की चर्चा क्लास 10th तक नहीं करते थे, बस क्लास 11th में ही आई को हम डिफाइन कर देते हैं कि भैया रूट के अंदर अगर -1 आ जाता है तो आप उसको डिफाइन कर दीजिए कि रूट के अंदर यदि -1 है तो आप आज के बाद उसको आई लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब आपको बताना है, यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट है और आपको बताना है इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। बच्चों हम लोग आ चुके हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं और अभी हम लोग को बताना पड़ेगा कि भैया इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। चलिए बताइए, S1 ट्रू और फॉल्स, S2 ट्रू और फॉल्स, बताइए। तो बच्चों सबसे पहले S1 को देखते हैं। S1 में लिखा है -8 इज इक्वल टू 2i इंटू 4i इज इक्वल टू रूट के अंदर -4 और रूट के अंदर -16। कॉगेट सी चेक करते सर, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। सर i² आ गया। सर रूट के अंदर -4 है तो उससे क्या होता है, इसको √4 इंटू √-1 लिख दो। √16 भी माइनस में है तो उसको √16 इंटू √-1 लिख दो, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सर ये -8 हो गया और i² भी -8 हो गया। सर ये √4 होता है सर 2 और √-1 हुआ i, √16 होता है 4 और √-1 हुआ i। तो सर ये हो गया -8, ये हो गया सर -8 और 2 4 जा 8 और i² -1 तो -8। तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। प्यारे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए दूसरे वाले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आप हमसे पहले बता सकते हैं तो जरूर बताइए कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए भाई। रुद्राक्ष और तविशी दोनों को बताना है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू। रुद्राक्ष ने कह दिया ट्रू है। चलो देखते हैं। √4, इसको √4 इंटू √-1 लिख दीजिए, इसको √16 इंटू √-1 लिख दीजिए। इसको बच्चों अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, √4 √-16। कहोगे सर ये तो ट्रू है, इसमें ब्रेक क्या करना, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, क्या ये ट्रू, ये क्या है ट्रू। चलो थर्ड वाला रुद्राक्ष का कहना है कि वो ट्रू है। तविशी का देख लें। तविशी थर्ड वाला ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू। ट्रू। कहोगे सर इसमें है क्या, क्योंकि रूट के अंदर वो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, वो √64 बन गया, इसमें तो कोई सर दिक्कत ही नहीं है। सर ये भी ट्रू है। और सर S4 वाला ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू। S4 वाला ट्रू है कि फॉल्स है, सर ट्रू ही है। ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों एकदम ये हलवा वाले क्वेश्चन थे। सर्दी में गाजर का हलवा बनाया जाता है, इस हलवे में ही ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों अब आपको कुछ और भी सीखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों थ्योरी आपके साथ अब और भी इन्वॉल्व होगी, इसलिए आपको और स्क्रीन पे टकटकी लगा के ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और साथ देने के लिए हमारे पास दो स्टूडेंट है, एक है रुद्राक्ष और दूसरी है तविशी।
तो आप लोग रेडी हो गए, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके पास Z1 दिया है 1 + 2i और Z2 दिया है 3 + 5i। कहोगे सर ये क्या है? ये बच्चों आपको इवेल्युएट करना है रियल पार्ट। आरई का मतलब बच्चों होता है रियल पार्ट। आरई का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर की रील बनाएंगे और उसको इंस्टाग्राम या फेसबुक में पोस्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रील नहीं बनानी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट निकालना है। तो बताएंगे हमारे पास कि Z2 बार क्या होगा। Z2 बार बताना होगा रुद्राक्ष। बताइए भाई Z2 बार क्या होगा। चलिए तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जहां जहां उसमें आई होता है उसको हम -i से रिप्लेस कर देते हैं। तो Z2 और Z2 बार ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो बच्चों Z2 बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ Z2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट लिखना होता है तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं और बार लगाने के बाद उसमें जहां पर आई होता है उसको -i से रिप्लेस कर देते हैं। तो मान लो बच्चों अगर आपको Z1 बार लिखना पड़े तो वो कितना होगा तब इसी Z1 बार? 1 - 2i। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ध्यान से देख रही हो, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमको करना क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है Z2 बार इंटू Z1। बच्चों देखिएगा इसमें थ्योरी इन्वॉल्व है, जैसे जैसे थ्योरी की नीड पड़ेगी हम इसमें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। Z2 बार इंटू Z1 निकालना है तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। तो Z2 बार है बच्चों 3 - 5i और Z1 कितना है 1 + 2i। चलिए बच्चों अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो एक अमूमन आम बात होती है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6i, माइनस का 5i और माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, i × i स्क्वायर हो गया। तो बच्चों आपका Z2 बार इंटू Z1 निकल के आएगा 3 + 6i - 5i। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 6i - 5i तो लाइक टर्म्स हो गए ना, तो 6i - 5i को आप क्या लिख सकते हैं? -i लिख सकते हैं। और i स्क्वायर बच्चों कितना होता है? i स्क्वायर बच्चों होता है -1। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 - i + 10। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 13 - i। कितना हो जाएगा 13 - i। क्या बच्चों ये समझ में आ गया कि भाई Z2 बार इंटू Z1 कितना हो गया 13 - i हो गया। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? Z2 बार इंटू Z1 हो गया 13 - i। अब बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको Z2 बार Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, यानी कि 13 - i को डिवाइड करना है Z2 से। और Z2 कितना है तविशी? 3 + 5i। कितना है 3 + 5i। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है कि Z2 बार Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, यानी 13 - i को डिवाइड करना है 3 + 5i से। तो तुम कहोगे सर ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनका डिवीजन है, ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बच्चों आपको समझना होगा कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिवीजन आ जाता है तो ऐसे केस में हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये बात आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आज की क्लास में समझनी पड़ेगी, जो आपको भविष्य में भी यूज करनी है। उसके लिए बच्चों सबसे पहले मैं क्या करता हूं, छोटी सी एनालिसिस कर देता हूं कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib अपॉन c + id टाइप की हो और हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमें इनका रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो बच्चों ये होता है आपका रियल पार्ट, जिसके साथ आई नहीं होता है वो होता है रियल पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ए क्या है रियल पार्ट और बी क्या है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि बी के साथ क्या है आई। आई का जो भी कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल पार्ट कहलाता है। तो बच्चों हमको बताना है कि भैया इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इनका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये हमको बताना है। चलिए तुम कहोगे सर ये तो बड़ा आसान काम हो गया। हमने कहा कैसे भैया, ये आसान काम कैसे हो गया बताइए।
कैसे आसान काम हो गया। कहोगे सर इसको हम लोग सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो ये बच्चों बन गया ए सी माइनस ए आई डी प्लस आई बी सी माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर बी डी। प्यारे बच्चों आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है। और नीचे डिनोमिनेटर में है ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये ए सी लिखा है, तभी बेटा ध्यान से देखना, ये ए सी लिखा हुआ है और बेटा ये आई स्क्वायर है। आई स्क्वायर माइनस छोड़ देगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पे भी ध्यान देना होगा। और आई के साथ बच्चों क्या है, आई के साथ है बच्चों बीसी और एडी। और बच्चों डिवीजन में क्या है, डिवीजन में आपके पास है बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, डिवीजन वाला पार्ट मैं अलग से समझा देता हूं एरो बना के। बच्चों डिवीजन में लिखा है सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। और तविशी जानती है कि आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या आने वाला है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि भैया, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं उस बात को दोबारा, सारे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नेक्स्ट पेज पे दोबारा समझें कि भैया कभी भी अगर आपके पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आ जाए तो आपको उसमें करना यही है कि डिनोमिनेटर से जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा उससे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। चलिए भाई, तो आपका बच्चों पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, दूसरा है सी प्लस आई डी। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करके। तो बच्चों ऐसे आता है, ध्यान से देखो क्या निकल करके आता है बच्चों, ध्यान से देखो क्या आया था, इसको रटना है आपको। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों ये आता है। सारे बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना है कि कभी भी अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करने पे आता है, ये उसका रियल पार्ट बनता है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट बनता है। तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को हम लोग वापस रिव्यू करते हैं। क्वेश्चन में क्या था, डिवीजन था कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपने Z2 बार Z1 को डिवाइड किया था Z2 से। तो बच्चों आप लगा दीजिए a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी से इसको कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों a की जगह क्या है 13, b की जगह क्या है -1, c की जगह है 3 और d की जगह है 5। लगा दीजिए, क्या बताया था, ए सी प्लस बी डी, ध्यान से देखो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है 13 3 जा 39 माइनस 5 अपॉन ये आया बच्चों 9 प्लस 25 प्लस आई टाइम्स -3 माइनस 65 अपॉन 9 प्लस 25। तो प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, 39 माइनस 5 कितना होगा 34 अपॉन 34 प्लस आई टाइम्स ये प्यारे बच्चों कितना हुआ 65 और 3 माइनस का 68 अपॉन 34। तो प्यारे बच्चे कितना निकल के आया फिलहाल, ये निकला है 1 माइनस का 2i, ये बच्चों निकल के आया है। तो बच्चों आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इवेल्युएट किया है। सारे प्यारे बच्चे बिल्कुल यहीं पर देखें, ये काम जो भी था काफी आसान था, इसको मैंने छोटा कर दिया, रफ पेज में डाल दिया। अभी बच्चों आपने क्या किया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इवेल्युएट किया बच्चे Z2 बार। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था बच्चों, Z2 बार, Z2 बार थोड़ा ना था, Z2 बार इंटू Z1 अपॉन Z2 था। हाँ, तो ये कितना निकल के आया 1 माइनस 2i। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या, कौन बताएगा, बताओ।
तविशी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 1. 1, बिल्कुल सही बात। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है 1। और यदि पूछा जाता कि भैया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो तविशी क्या इसका आंसर होता? -2। कितना होता? -2। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, आपने बहुत ही सुंदरता से ये क्वेश्चन किया। आपने इसमें काफी सारी चीजें देखी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे आर लग जाए तो मतलब हमें लेना देना उसके रियल पार्ट से, IM लग जाए तो लेना देना हमें उसके इमेजिनरी पार्ट से। ये मतलब होता है बच्चों इसका। तो प्यारे बच्चों, आपको इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने समझा और इसको आप याद ही रखिए, भूलिए नहीं जो मैंने आपको बताया। और बच्चों उसका शॉर्टकट ये है कि भैया अगर आप ये चीज याद रख लें तो इससे आपका काम बन जाएगा। दिस इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट। और अगर आप इसको नहीं याद रखेंगे तो आपको रैशनलाइज हर बार करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया, अभी तो मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन किया था, वो था क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चे जितने भी हमारे साथ क्लास में बैठे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों को मिलके करना है। आप लोग पहले स्टार्ट करिए फिर हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस।